बात जब रिहैबिलिटेशन की होती है तो रिहैबिलिटेशन में एक तो फिजिकल रिहैबिलिटेशन, ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, ये सारे कंडीशन अलग अलग तरह के कंडीशन आते हैं। रिहैबिलिटेशन उसको भी बोलते हैं जो नशा मुक्ति केंद्र होता है, उसमें भी वापस उनको डी एडिक्शन पे लेके जाना और उसके बाद से उनको फिर से नॉर्मल ट्रैक पे ले आना, वो भी रिहैबिलिटेशन होता है। अभी हम लोग मेडिकल टर्म में इसमें बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन या फिर फिजिकल रिहैबिलिटेशन, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, पीएमआर। उसमें ऑर्थो न्यूरो कंडीशन सारे आते हैं। तो अभी बात जब रिहैबिलिटेशन की होती है ना, तो रिहैबिलिटेशन जो होता है वो थेराप्यूटिक अप्रोच है। मतलब जो प्रॉब्लम आपको हो गई, जैसे मान लीजिए किसी का पैर कट गया, एम्पुटेशन कर दिया गया, किसी वजह से गैंग्रीन डेवलप कर रहा था या फिर कुछ भी डेवलप कर रहा था तो उसका पैर काट दिया गया। अब पैर जब कट गया तो अब आगे का रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस उसमें क्या होगा कि उसको या तो प्रोस्थेटिक लेग लगाया जाए, प्रोस्थेटिक लिम्ब जो आता है, जो आर्टिफिशियल लिम्ब होता है वो लगाया जाए, और उसको गेट ट्रेनिंग दिया जाए, प्रॉपर चलने का, मतलब मसल में स्ट्रेंथ आएगा, प्रॉपर जो एम्पुटेटेड पार्ट जो है उसको फ्लैप वगैरह जो किया हुआ होता है वहाँ पे मसल का, तो अब प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ले आने के लिए काफ़ी लंबे समय तक उसमें एक्सरसाइज वगैरह करना होता है। तो उसके बाद वो क्या होता है कि तब हम लिम्ब लगाने के लिए, प्रोस्थेटिक लिम्ब जो होता है वो लगाने के लिए होता है, जो होता है ना कि वो टाइटेनियम वगैरह का ये बना के आ जाता है लिम्ब, वो सब लगाया जाता है। तो वो उसका रिहैबिलिटेशन हुआ। अब मान लिया कि कोई स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, पैरालिसिस ही है, स्ट्रोक हुआ या फिर स्पाइनल इंजरी हो गया, उसकी वजह से पैरालिसिस का कंडीशन आ गया, उसका भी रिहैबिलिटेशन का अप्रोच होता है थेराप्यूटिक अप्रोच। मतलब कि थेरेपी, उसमें फिजियोथेरेपी होता है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। बहुत सारे लोगों का टंग अफेक्टेड होता है स्ट्रोक के कंडीशंस में, तो स्पीच क्लियर नहीं होती है तो स्पीच थेरेपी होता है। बहुत सारे लोग कहीं से गिर गए, चोट वोट लग गया, कुछ नर्व में प्रॉब्लम उनको हो गई, न्यूरोलॉजिकल कुछ कंडीशन डेवलप कर गए, उसके बाद से किसी को पहचानते नहीं या फिर अनसेंट गाली देते रहते हैं, उनको नहीं समझ आता क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उसका भी रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। तो ये मतलब बिहेवियर वगैरह सारा ये करके एक कंप्लीट, इतने सारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की टीम जो होती है उसको रिहैबिलिटेशन का टीम बोलते हैं। एक रिहैबिलिटेशन की टीम में काफ़ी सारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स आते हैं अलग अलग फील्ड से। ये हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए इसमें डिटेल में नहीं बताएंगे, वो कभी आगे। मेनली मेरा ये कहना है कि इसमें हम बता रहे थे कि थेराप्यूटिक अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। कब? जब प्रॉब्लम हो गई तब, जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो थेराप्यूटिक अप्रोच। लेकिन क्या हो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो, उस पर काम करें तो कितना अच्छा हो। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच, मतलब कि बचाव ही उपाय है। बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि बचाव इलाज से अच्छा उपाय है। तो पहले बचाव करेंगे। क्या मतलब है कि हम कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, उसके बाद पैसे के धौंस पे जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होकर ठीक होकर पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाएंगे? उससे बढ़िया हम क्यों ना अपना बचाव करें और कोविड हमको हो ही ना। नहीं तो उसमें जाने के बाद किसको पता है कि वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो ऐसी लापरवाही करनी क्यों है? तो इसीलिए पहले से बचाव करना चाहिए। प्रोफाइलेक्सिस होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि चेचक वगैरह का अगर ये चलेगा, वही स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, ये सब जो, अगर उसका मौसम आया सब और अगर उस तरह का केस मिलने लगा तो क्या होता है कि पहले ही प्रोफाइलेक्सिस दे दिया जाता है कि मतलब वो बीमारी के जो आने वाली है उससे पहले ही उसका ये दे दिया गया दवा कि वो आए भी तो बॉडी को टच न करें। वैक्सीन भी उसी तरह का ये होता है कि ले लिया गया कि हमको नुकसान ना हो, इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये प्रिवेंटिव अप्रोच में आता है। अब चूँकि हमारा चैनल है ऑटिज्म एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस और इसके थेराप्यूटिक अप्रोच का कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है और मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया हमारा कैसे सक्सेस हो सकता है, इसका चैनल है, तो हम इस पे बात करते हैं, इसी बात को लेके आते हैं। देखिए क्या होता है कि अभी मान लिया कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई,
तो थेराप्यूटिक अप्रोच उसमें यूज किया जाएगा, मतलब कि थेरेपी, उपचार उसका जो होगा वो। जैसे मान लिया कि बच्चे को सेंसरी इशू बहुत सारे हैं तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बिहेवियरल इशू हैं तो बिहेवियर थेरेपी, सिर्फ लर्निंग की प्रॉब्लम है तो स्पेशल एजुकेशन, स्पीच की प्रॉब्लम है या फिर स्पीच है कम्युनिकेट नहीं कर पाता, प्रॉपर लैंग्वेज एक नहीं ये कर पाता, तो उसके लिए लैंग्वेज थेरेपी। ODD जैसे एक मैंने वीडियो बनाया था, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, मतलब बच्चा सब कुछ समझ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है कोई भी बात बोलो तो तुरंत काट देगा, उसके अपोजिट में काम करेगा। उसके लिए साइकोथेरेपी होता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसके लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थेराप्यूटिक अप्रोच। अब क्या हो कि इसके साथ साथ में हम प्रिवेंटिव अप्रोच भी लेके चलें तो बेनिफिट होगा। प्रिवेंटिव अप्रोच कहने का मतलब कि एक तरफ से हम मान लीजिए कि इलाज करते जा रहे हैं, ठीक, 1 घंटे के लिए आप कहीं सेंटर में गए, इलाज किया गया बच्चे का, उसका थेरेपी का जो प्रोटोकॉल है, सेंसरी इशू है तो उनको रिड्यूस करने के लिए किया गया, टेंट्रम्स है रिड्यूस करने के लिए किया गया, टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर है उसको रिड्यूस करने के लिए टैक्टाइल स्टिमुलेशन दिया गया, जो भी चीज़ें की गई, विजुअल स्टिमिंग है तो उसको रोकने के लिए जितनी सारी चीज़ें हैं की गई। अब 1 घंटे बाद जब आप घर लेके जाएंगे, 22-23 घंटे बच्चा आपके साथ रहता है, आप लेके जाएं उसको दिन भर कुदाएं दौड़ाएं, जबकि बच्चा हाइपर है या फिर रेस्टलेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, फिर भी आप कुदाएं दौड़ाएं, उसके बाद उसको टीवी और मोबाइल दे दें, उसके बाद से हैंड फ्लैपिंग वगैरह कर रहा है कोई चीज़ दे दें जिसमें एक्साइटमेंट में वो सारा चीज़ें कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा ना कि जैसे 1 घंटे आपने हमारे यहाँ दिया और बच्चे को हमने जो किया, अब क्या है कि बच्चा घर जाएगा तो उसी माहौल में रखेंगे, मतलब कि जिन जिन चीज़ों से बचाना है उससे बचा के अगर बच्चे को रखेंगे तो बच्चा क्या होगा कि यहाँ जो सीखा उसका असर उस पर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा री-एजुकेशन किया जा रहा है, री-एजुकेट किया जा रहा है, उसके ब्रेन को री-एजुकेट किया जा रहा है कि हाँ प्रॉपरली ये चीज़ें नहीं करके ये करनी है, ऐसे 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 डेवलप होना। पैरालिसिस के पेशेंट में जब होता है ना कि फ्लैसिड कंडीशन होता है, फ्लैसिड कंडीशन मतलब जैसे आप हाथ ऊपर उठाएंगे फिर ऐसे गिर जाएगा, मतलब पूरा लूज जब ये रहेगा तो उसको अपना मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं है, तो मूवमेंट पे कंट्रोल ही नहीं है, वो हाथ उठा नहीं सकता, जैसे उठेगा, अब एंटी ग्रेविटी कोई भी मूवमेंट होगा तो तुरंत गिर जाएगा ना, ग्रेविटी खींचेगी ना, मसल में पावर ही नहीं है। एक साइड का जनरली पैरालिसिस जो कंडीशन होता है वो बता रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जब ब्रेन पैटर्न ही भूल गया अपने मूवमेंट का, वहाँ पे सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ, स्ट्रोक का कंडीशन आया, अब क्या हुआ कि नर्व भी वहाँ पे कुछ ये हुए, टेम्परली डैमेज हुए, और अब उसकी वजह से ये सारा मसल भी, नर्व क्या है ना, मैंने बार बार बोला है ना कि नर्व समझ लिए कि बिजली का तार, और वो जहाँ जहाँ सप्लाई देगा वहाँ बल्ब जलेगा, पंखा जलेगा, नहीं होगा तो समझ लीजिए कि बिजली का तार इधर आया, अब ये बल्ब पंखा समझ लीजिए, AC समझ लीजिए, अब इधर कनेक्शन ही कट गया तो ये गिर गया, नहीं काम करेगा। तो फ्लैसिड कंडीशन में डे 1 से ही जैसे पेशेंट ICU में जाता है, फिजियोथेरेपी होता है उसका। फिजियोथेरेपी में पता है क्या फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन हर जॉइंट का जो मूवमेंट पैटर्न है, जैसे इसमें फ्लेक्शन होता है, पीछे करेंगे एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, और फिर रोटेशन जनरली नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा शोल्डर जो हमारा होता है वो सबलक्जेट होता है, इसलिए इसमें रोटेशन वाली मूवमेंट नहीं करनी होती, नहीं तो डिसलोकेट हो सकता है। तो बाकी सारी चीज़ें बस वही प्रॉपर जो मूवमेंट पैटर्न है वो कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? पेशेंट को कोई बेनिफिट उससे नहीं होना, क्योंकि उसमें तो मसल में फंक्शन ही नहीं है, मसल में कोई पावर ही नहीं, लेकिन उसके ब्रेन को री-एजुकेट किया जाता है, बार बार उसको मूवमेंट पैटर्न ले जाके और उसमें जॉइंट कंप्रेशन किया जाता है, ताकि प्रोप्रायोसेप्टर्स, उसके 2 जॉइंट के बीच में प्रोप्रायोसेप्टर्स जो हमारे होते हैं वो हायर सेंटर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेन में, तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए जॉइंट कंप्रेशन किया जाता है, ताकि काइनेस्थेटिक सेंसेस डेवलप हों। काइनेस्थेटिक सेंस को समझ लीजिए बॉडी अवेयरनेस कह सकते हैं, तो बॉडी अवेयरनेस डेवलप हो, पेशेंट को पता हो कि हाँ हमारा ये जॉइंट, ये इस पे ये मूवमेंट होता था, अभी 10 दिन पहले तक हो रहा था, अभी आगे 1-2 महीने बाद फिर से ऐसे ही करना है, तो उसके ब्रेन को री-एजुकेट किया जाता है। सेम वैसे ही इन बच्चों में भी क्या है ना, इनमें बॉडी अवेयरनेस नहीं है, किससे क्या कैसे ये करना है, उनको पेशाब का पता नहीं चलता, पॉटी का पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? बॉडी अवेयरनेस नहीं है उनको।
तो जब नहीं पता चलता तो यही सारी चीज़ें करके तो पता करनी है, उसको ये करना है, री एजुकेट कर करके ये सारी चीज़ें सिखानी है। तो थेराप्यूटिक अप्रोच में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्रिवेंटिव अप्रोच ये है कि जितनी सारी चीज़ें मना की जाएंगी ये नहीं करना है, आपको नहीं करना चाहिए, वो प्रिवेंशन हो गया। अब आज के वीडियो में हम प्रिवेंटिव अप्रोच पे ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना चाहिए। 1 मिनट भी अगर आपने मिस किया वीडियो को तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और फिर ज़िंदगी भर आप बच्चे को लेकर इधर उधर घूमते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंटिव अप्रोचेज फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स रिकवरी। यही हमारा टॉपिक समझ लेते हैं कि उनके रिकवरी में क्या क्या प्रिवेंटिव अप्रोचेज यूज करना चाहिए जिससे कि बच्चे ठीक हों और कुछ बच्चों को जिनको माइनर सी प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम की तरफ ना बढ़े। जिस कैटेगरी में मेरा चैनल है ऑटिज्म एंड अवेयरनेस का, इसका ये ऑटिज्म अवेयरनेस का एजुकेशनल पर्पस का, इस कैटेगरी में हज़ारों चैनल्स हैं। इंडिया से ही हज़ारों चैनल है, बाहर की बात छोड़ दो। इन हज़ारों चैनल्स में प्रॉब्लम ये है कि जिनको जितने लोग ये चैनल बना के हैं वो जनरली ऑटिज्म एंड मदर करके, मतलब जनरली ऑटिज्म के बच्चे जो हैं या फिर उनको ऑटिज्म नहीं भी है उनकी मदर्स हैं और बच्चे को ऑटिज्म के नाम पे वो अपना मतलब चैनल चला रहे हैं लोग। ज़्यादातर ये देखा है मैंने, सिर्फ मदर्स की बात नहीं है, कुछ पेरेंट्स कुछ फादर लोग भी देख रहे हैं कि वो जैसे ये कर रहे हैं, इसी कैटेगरी में है तो सजेस्ट करता है, मैंने कभी कभी देखा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये आप समझिए। आप लोग थोड़ा सा भी कहीं ये पे तुरंत भाग के चले जाते हैं, मूड स्विंग आपका खुद होते रहता है, बच्चे को आप लोग ब्लेम करते हैं। मूड स्विंग आपका इसलिए होते रहता है कि आपको एक जगह सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, कहीं ढंग का कोई ये मिला, आपने वहाँ बात किया, फिर उसके बाद किसी और का वीडियो देखा वहाँ बात किया, फिर वहाँ जितने चैनल आपने देखे सब में कमेंट बॉक्स में फ्री का ये है, डेटा है, टेंशन है नहीं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया, वो उल्टा पुल्टा ये कर रहा है। एक लेडी जो है वो अपने बच्चे को बताती है कि सीवियर ऑटिज्म था और उसके बाद पता नहीं कितने साल, 10-12 साल, मैंने बोला ना कि 5 साल का बच्चा है, इन लोग 10 साल से ऑटिज्म बताता है, उसमें भी सीवियर बताता है। 5 साल का बच्चा है तो 5 साल के ये में हो सकता है 2-3 साल से उसको ऑटिज्म ये हुआ हो, तो 5 साल के बच्चे में 10 साल से ऑटिज्म कहाँ होगा। खैर कोई बात नहीं, उनका अपना ये। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप कहीं कुछ भी कमेंट डालते हैं, उधर से जो अब आप उस जोन में रहते हैं, उसके वीडियो देख के आपको लगता है अरे बाप रे ये तो वैसा तो हमने देखा ही नहीं, ये तो बड़ा जेन्युइन बात कर रहे हैं। और उसके बाद आपने कमेंट डाला, आप उसके प्रभाव में हैं, इन्फ्लुएंस में हैं, अब उसने जो लिखा वो आप उसको फॉलो करने लगे। सही ट्रैक जो आपने छोड़ दिया फिर आपको उसको फॉलो करने लगे। वो क्या करती है कि जैसे किसी ने कमेंट डाला तो वो बोलती है कि 9 से 10 घंटे बच्चे के साथ डेली बिताओ, 9 से 10 घंटे बिताओगे तो आपका बच्चा ठीक होगा। अब मेरा ओपिनियन हम बता देते हैं, मैंने कितने हज़ार बच्चे थे, 9 से 10 घंटे जिस दिन आप बिताओगे बच्चे के साथ, उस दिन से माइनर से उसको मेजर प्रॉब्लम की तरफ लेके जाओगे, ये क्लियर है। और आपको स्ट्रेस है, बाद में डिप्रेशन होएगा कि इतना समय देने के बाद भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा। बच्चा है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उस पर प्रौढ़ों के तौर तरीके ना ला दे जाएं। एक वो शायद साइकोलॉजिस्ट और दार्शनिक भी थे, रूसो उनका नाम था, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कितनी वीडियो में चर्चा किया इसके बारे में। तो एक तो ये बात हो गई, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए। दूसरी बात, ऑटिज्म के नाम पर अभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं इस फील्ड में। कोई मेंटर ABCD के नाम से आ रहा है, कोई क्या है कि बोल रहा है कि आप अपने बच्चे को ले आ दीजिए और जितनी प्रॉपर्टी आपके नाम है सब हमारे नाम लिख दीजिए, हम अपने बच्चे को ठीक कर देंगे। ये ज़्यादातर ऐसे मुंबई दिल्ली इस सब जगहों में ऐसा देखा मैंने। अब वो क्या है कि वो बताते हैं कि हम लाइफ कोच हैं, उसके ये में जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो वो मेंटर है, वो उसके बाद से क्या है कि वो मैरिज काउंसलर है, वो मतलब कि मल्टीपर्पस है, बोरोप्लस है, वो मल्टीपर्पस क्रीम है। तो अब क्या है ना कि वो सब चीज़ में ये हो जाएगा।
आपको अगर क्या होगा कि अब सिर में दर्द हो रहा है, उसके लिए भी आपको उपाय बता देगा, वो मोटिवेशन का ज्ञान देगा, आप मोटिवेशन का ज्ञान लीजिएगा, उससे ठीक हो जाएगा। आपको कहीं मान लीजिए कि अपेंडिसाइटिस वगैरह हो गया, वो मोटिवेशन ऐसा बताएगा आपका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन अपने आप हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। तो ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बात से आपको उलझाते हैं, हालांकि खुद उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, खुद वो स्ट्रेस डिप्रेशन में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या। वो आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे रहे हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत उनको है, वो आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, मेडिटेशन की ज़रूरत उसको है। अब क्या है ना कि ऑटिज्म के नाम पे कोई कुछ भी बोल देता है, आप लोग तुरंत उधर चले जाते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है, अपना ये रोल मॉडल अपने आप चुनना चाहिए, और क्या सही है क्या गलत है इतना भी फर्क नहीं कर पाए तो फिर तो आप अब किस लिए ये हैं। आपने पढ़ाई लिखाई करी, आप समाज में एक अहम योगदान आपका भी है, अगर आप सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका पढ़ना लिखना समाज में रहना किसी काम के लायक नहीं। आपको सही गलत में फ़र्क नहीं समझ में आता है, आप किसी के बात में फंस जाते हैं। बचपन में स्कूल में गाय पे एस्से लिखने के लिए आता था कि गाय पे निबंध लिखो, तो हम लोग पहला दूसरा तीसरा क्लास में क्या ही लिखेंगे, गाय एक पालतू जानवर है लिखते थे। उसके बाद से हम लोग लिखते थे कि यह एक चौपाया जानवर है। अब चौपाया मतलब क्या होता है कि 4 लेग वाले। तो फिर चौपाया लिखने के बाद हम लिखते थे इसके 4 पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, मतलब एक एक लाइन हम लोग बढ़ाने के लिए कि जितना लाइन बढ़ेगा हम लोग लगता था कि नंबर उसी से मिलेगा। 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, और उसके बाद इसको घरों में पाला जाता है। जब हमने बोल दिया पहले ही कि पालतू जानवर है, उसके बाद ये घास खाती है, दूध देती है, बस इतने ही में हमारा, हमको लगता था कि 10-12 लाइन 15 लाइन हो गया, एक ही बात को 4 बार 5 बार घुमा के लिख दिए तो हो गया हमारा गाय पे निबंध। उसी में नंबर भी मिल जाता था, अच्छा खासा नंबर मिल जाता था, यही होता था। ये बचपन की बात थी। अब जब क्या है कि आगे जब आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और फिर अभी गाय पे मान लिया कि किसी सब्जेक्ट में हमको लिखने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे, तो गाय की उपयोगिता क्या है उस पर लिखेंगे ना, कि अभी भी लिखेंगे गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 आगे होते हैं 2 पीछे होते हैं, 2 सींग होते हैं, एक दाएं एक बाएं, एक लंबी पूंछ होती है, 4 थन, 2 क्या होता है कि आगे 2 पीछे। तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना। अभी गाय की कितनी वेराइटीज होती हैं, उनमें कौन से में क्या नस्ल में क्या होता है, कैसे 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 इनको रोजगार के माध्यम से या फिर मतलब इनमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है कि आप इसमें बढ़िया इसमें एक स्टार्टअप कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में करेंगे ना। मतलब ओवरऑल जितनी सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा माइंड ब्रॉड हो चुका, तो अब वो चौपाया जानवर और 4 पैर होते हैं वो लिखेंगे तो ना नंबर मिलेगा, और हम हमेशा वैसे ही, मतलब कि इसका मतलब हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो दोनों में फ़र्क होता है। वो बचपन की बातें थी, उस टाइम उतनी ही ज़रूरत थी, उतना ही हमारी सोच का दायरा भी उतना ही था, उतना ही करता। अभी सोच का दायरा असीमित है, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो सेम चीज़ इसमें आप समझिए कि अभी भी ऑटिज्म के नाम पर 4-5 मिनट का वीडियो ऑटिज्म ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। घर पे करना चाहिए, 9 घंटे करो, 10 घंटे करो, 10 घंटे करो, 20 घंटे करो, 24 घंटे आपके पास समय है, 25 घंटे इसमें काम करो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके बाद से बच्चा भाग दौड़ कर रहा है तो क्या मेरा हाइपर एक्टिविटी का वीडियो देखो, उसमें बच्चा ठीक हो जाएगा। ये उसके बाद जो मेंटर है वो कहता है कि मतलब हमको फ़ोन कीजिए, हम आपको ये करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे कैसे ये हो। इन लोग क्या है कि यही वही गाय के लेखक हैं जो बचपन में हम लोग लिखा करते थे कि गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। ये उसी में घूम रहे हैं, और आप लोग को लगता है कि बड़ा आसान है बता रहा, 4 पैर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। आपको तो पूरा एलाबोरेट कर दिया उसने, क्लियर एक्सप्लेन कर दिया, तो बस आपको मज़ा आने लगा। अब आप भी उससे ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं, और उन लोगों को चंगुल में फंस जा रहे हैं। वहाँ पे आप कमेंट डालते हैं, उसके बाद से वो आप लोगों को फंसाते हैं, और फिर आपको इन्हीं सब सारी चीज़ों में कि देखो गाय को अभी क्या है कि चौपाया जानवर बोलना है, 4 पैर बोलना है, उससे दूध वो ज़्यादा देगी, बस आप उसी में फंसे रहते हैं।
तो ये क्या है ना कि अब जो माइनर प्रॉब्लम है आपके बच्चे में, अर्ली इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं, जो अर्ली डायग्नोसिस आपको हो गया, आपको डाउट हो गया, ये अच्छी बात है कि आपको समझ में आएगा कुछ तो प्रॉब्लम है। और उन लोगों के चक्कर में पड़ते रहे, आप मोटिवेशन का ज्ञान लेते रहे, तब तक क्या होगा कि अभी जो बॉर्डर लाइन में था वो माइल्ड टू मॉडरेट जाएगा, मॉडरेट टू सीवियर जाएगा, और फिर उसके बाद आपके मोटिवेशन से ठीक नहीं होना है। इसका मोटिवेशन से ठीक होना होता, मोटिवेशन से अगर ये मिलता, संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर, उनका वीडियो देख के हम लोग को भी अच्छा लगता, लेकिन जब काम नहीं था अपने पास तो देखते थे, मोटिवेट होते थे। अभी काम से मोटिवेट हुआ जाता है कि अभी काम है, इतना सारा कर रहे हैं, हम सक्सेस हो रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलती है। तो जब काम किसी के पास नहीं रहे तो वो मोटिवेशन के फेर में पड़ा रहा है। अभी एक आदमी, अभी हमारे इंडिया का रेशियो ये है कि मोटिवेशन भी एक प्रोफेशन बन गया है। एक आदमी पे 6 मोटिवेशनल स्पीकर अभी इंडिया में है। अब आप उनसे मोटिवेट होते रहिए। वो एक चाय वाला है ना, वो चाय कम और मोटिवेशन ज़्यादा बेच के और कितने लोगों को ठग के अभी ये कर रहा है। तो वैसे ही अपने यहाँ चलता है। इतनी आबादी, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी ये है, यहाँ आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो अब आप उसमें से न हो, आप किसी छलावे में न फंसे, जेन्युइन बात जो करते हैं उसमें समझें आप। हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं कि पेरेंट्स कैसे बच्चे को ये कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, ये ज़रूरी है। ऑटिज्म पे ज्ञान भी वो देता है, जैसे बोल रहे हैं कि कलयुग में कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब खुद आँख नहीं है, नाम नयन सुख। ये सारे इस तरह के जितने भी चैनल वाले हैं ज़्यादातर ऐसे हैं। जो लोग प्रोफेशनल हैं वो काफ़ी अच्छा ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वीडियो, टेक्निकल वीडियो, वो जो कि जनरल लोगों को समझ में भी नहीं आ पाती है, वो थोड़े से पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगी। लेकिन उस तरह के लोग हैं, उस ये में आप इन बेकार के लोगों का वीडियो देखते रहते हैं और वहाँ पे देखते हैं कमेंट बॉक्स में भरे हुए है, आपके बच्चे को देख के पॉजिटिव ये मिलता है। अरे वो झूठ बोल रहा है लोग, आप उन्हीं को फेर में उसके बच्चे को देख के आपके बच्चे को क्या मिलना। आप अपने बच्चे पे काम कीजिए, कब समझ में आएगा आपको।